Hello, dear students. Again, as usual, I am Navneel Gaud from Tagore School, Parbatsar, and we are studying the second lesson of 8th class science book, which is about microorganism. ये लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में. इस लेसन में हमने सूक्ष्म जीवों की कैटेगरीज पढ़ी है, सूक्ष्म जीवों के लाभ पढ़े हैं, क्या क्या फायदे हैं, और उसके बाद कुछ हानियां भी हमने सूक्ष्म जीवों की पढ़ी है. और लेसन के इस लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेसन में भी, पिछले पाठ में भी, कि पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और लेकिन हवा में जो नाइट्रोजन होती है उसको पौधे ले नहीं पाते सीधा तौर पर. पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन को ले पाते हैं वो होती है उसकी सोल्यूबल पोजीशन, यानी घुलनशील अवस्था में नाइट्रोजन वो ले सकते हैं. वो एयर के रूप में नाइट्रोजन नहीं ले सकते. अदरवाइज नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा है एयर में, कमी नहीं है उसकी, लेकिन वो वहां से नाइट्रोजन नहीं ले पाते. वो ले पाते हैं उस नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में, यानी जमीन में से. अब ये सोल्यूबल फॉर्म जो कि उनको चाहिए, जिस रूप में उनको नाइट्रोजन चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए, उस फॉर्म में इस एयर वाली नाइट्रोजन को, जो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि उस एयर वाली नाइट्रोजन को उस सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं. इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये. अगर ये सूक्ष्म जीव न हो तो ये नाइट्रोजन की भूमि के अंदर कमी हो जाएगी, क्योंकि जो हवा की नाइट्रोजन है उसको कौन सोल्यूबल फॉर्म या यूजफुल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा, और नहीं करेगा तो मिट्टी में नाइट्रोजन पदार्थों की नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, और उसके कारण से कुपोषण का शिकार हो जाएंगे पौधे. जो फसल मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी. तो इसके फिर दो प्रकार होते हैं, या तो ऊपर से ऐसे खाद डाले जाएं, उर्वरक डाले जाएं जिनमें नाइट्रोजन हो, तो उस तरह से एक तो नाइट्रोजन, मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है. दूसरा, ऐसे पौधे लगाए जाएं जिनके अंदर इस तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनकी जड़ों में, जो कि दलहनी जो पौधे होते हैं, जो दालों वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों की उपयोगी नाइट्रोजन में बदल देते हैं, और इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं. आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. मैंने कुछ भूमिका बताई है, आइए पढ़ते हैं इसको बुक में से. नाइट्रोजन स्थिरीकरण. आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है. ये जो जीवाणु का नाम है राइजोबियम, जो कि मटर के पौधे में, उसकी जड़ों में, या दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है, जिसका ये काम है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधे के लिए उपयोगी नाइट्रोजन के रूप में बदल दे. तो वो उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम. कि राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है आपने 6th और 7th में, जो लेग्यूम पौधों, यानी दलहनी, जो दाल वाले पौधे होते हैं, चने की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, ये जो दालों वाले पौधे होते हैं जिनको दलहन कहते हैं, इनके पौधों की एक कैटेगरी बनाई है वैज्ञानिकों ने, जिसको लेग्यूमिनस भी कहते हैं. यहाँ पर लेग्यूम लिखा हुआ है. लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं. तो ये लेग्यूम जो पौधे होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में ये राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है. इस पर स्मरण कीजिए, याद कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं. इन पौधों की जो ग्रंथियां होती है जड़ों में इनके, उन ग्रंथियों में ये राइजोबियम रहते हैं. जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है. सेम और मटर, सेम की फली का नाम सुना होगा आपने, मटर तो जानते ही हैं. वो दोनों सहजीविता है, दोनों सहजीवन एक दूसरे पर मिलकर के अपना जीवन यापन करते हैं. कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है. जब बिजली चमकती है तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण हो जाता है. तो ये भी एक प्रकार है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का. यानी राइजोबियम तो करते ही हैं,
राइजोबियम जीवाणु तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन साथ में कभी कभी तड़ित जो चमकती है, बिजली जो चमकती है आसमान में, उससे भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। जस्ट ए मिनट प्लीज। यस, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन है हवा में, तो वो उसकी मात्रा निश्चित रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है। यानी अगर वायुमंडल, हमने ये पढ़ा कि वायुमंडल की नाइट्रोजन जो है वो उसका स्थिरीकरण होता है, यानी वो जमीन में चली जाती है, तो कमी होनी चाहिए उसकी फिर, लेकिन वो फिक्स कैसे रह पाती है फिर। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। यहां एक चित्र है, लेग्यूम पौधों की जड़ ग्रंथिकाएं। आपको दिख रहा होगा कुछ ग्रंथियां जैसी दिख रही होगी इसमें। ये ग्रंथिकाएं हैं, लेग्यूम पौधों की जड़ों में होती है, इसी में राइजोबियम रहते हैं। आइए हम इसको समझते हैं। यस, नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठन है। हर सजीव के अंदर नाइट्रोजन होती है। संगठक मतलब, संगठक किसको कहते हैं? जिन जिन चीजों से मिलकर के कोई चीज बनती है वो उसके संगठक होते हैं। तो हर सजीव का आवश्यक संगठन नाइट्रोजन है। हर सजीव के अंदर, बॉडी के अंदर नाइट्रोजन होती है, जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड व विटामिन में उपस्थित होता है। अब हर एक में नाइट्रोजन रहती है, ये इसने कहा कि हर सजीव में नाइट्रोजन रहती है, लेकिन ये नाइट्रोजन कैसे होती है, किस रूप में होती है बॉडी में? प्रोटीन के रूप में, क्लोरोफिल पत्तियों में जो हरा पदार्थ होता है, हरे पौधों में जो पर्णहरित होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है उस रूप में, न्यूक्लिक एसिड होता है तो इस रूप में, और विटामिन के रूप में। ये नाइट्रोजन हर शरीर में, हर सजीव के शरीर में उपस्थित होती है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया कि जंतुओं के शरीर में भी नाइट्रोजन है, पौधों के शरीर को भी नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन हम सीधे पौधे और जंतु ये डायरेक्ट वायुमंडल की नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जो मिट्टी के अंदर कुछ जीवाणु हैं जिसमें से राइजोबियम भी एक है, और नीले हरे शैवाल यानी एल्गी शैवाल, ये दो जो ऐसे सूक्ष्म जीव हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन से मिलते जुलते पदार्थों में उसको बदल देते हैं। नाइट्रोजन यौगिक का मतलब क्या होता है? यौगिक यानी दो चीजों से मिलकर के जो बनते हैं वो यौगिक होते हैं। तो ये नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं इस वायुमंडल वाली नाइट्रोजन को। पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। अब ये जो मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक आ गए, अब इसका उपयोग पौधे कैसे करेंगे? जड़ों द्वारा इसको अवशोषित करेंगे। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में होता है। तो जैसे पौधे के अंदर प्रोटीन कहाँ से आता है? तो वो नाइट्रोजन के यौगिक जो जड़ों ने अवशोषित किए हैं वो फिर बाद में प्रोटीन उनसे बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो प्रोटीन नहीं बनता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, स्टार्च बनता है, ये हमने पढ़ा है। तो प्रोटीन कहाँ से आता है पौधों में? तो प्रोटीन आता है, ये जो जड़ें नाइट्रोजन के यौगिक अवशोषित करती है जमीन में से, यहाँ इससे फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन व नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। अब उस पौधे को किसी जंतु ने खाया तो वो पौधे से नाइट्रोजनी पदार्थ उस जंतु में आ गए। तो जंतु इस प्रकार से करते हैं। पौधे तो कहाँ से करते हैं? मिट्टी में से।
और जंतु कहाँ से करते हैं? पौधे में से। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद जब पौधे मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं जमीन पर, ऐसे ही जब जीव भी मर जाता है, जंतु मर जाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। अपन जानते हैं कि कोई भी पौधा या फिर जंतु मर जाता है तो वो कुछ दिनों बाद मिट्टी में मिल जाता है। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं या कवक होते हैं जो कि ये काम करते हैं कि मरे हुए पौधे और जंतुओं को वापस नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं और पौधे इनका वापस उपयोग करते हैं। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। यानी दो प्रकार से होता है, एक तो कुछ हिस्सा तो मरे हुए जंतु और पौधों का नाइट्रोजनी यौगिक यानी मिट्टी में मिल जाता है और कुछ हिस्सा वापस वायुमंडल वाली नाइट्रोजन बन जाती है उसकी, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर कैसे रहती है? जब कुछ जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल रहे हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है, कमी आ रही है, वायुमंडल वाली नाइट्रोजन को यूज कर रहे हैं, तो फिर वो वापस बराबर कैसे हो जाती है? तो वो बराबर यहाँ से होती है कि जब जंतु और पौधे मर जाते हैं तो उनके शरीर का कुछ जो नाइट्रोजनी हिस्सा है वो तो बदल जाता है, मिट्टी में चला जाता है और कुछ हिस्सा चला जाता है वायुमंडल में वापस। इस तरह से वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो स्थिर रहती है, उसकी मात्रा स्थिर रहती है। यहाँ इस पूरी चीज को एक चक्र के रूप में बताया गया है, इसको नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। चक्र कैसे हुआ? तो चक्र ऐसे हुआ कि वायुमंडल की नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में ही आ गई, तो ये एक पूरा सर्कल बन गया, एक चक्र बन गया। तो देखिए इसमें क्या है, ऊपर लिखा हुआ है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ऊपर वायुमंडल की नाइट्रोजन है। अब देखो इधर, देखो आप इधर से चलो, अब वायुमंडल की नाइट्रोजन कहाँ गई? तो एक तो बॉक्स लिखा हुआ है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। हमने पढ़ा है कि बिजली चमकने से भी नाइट्रोजनी पदार्थ मिट्टी में चले जाते हैं, मतलब उनका स्थिरीकरण होता है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, जीवाणुओं वाला है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु व नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। यानी दोनों तरीकों से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है, जमीन में जा रही है नाइट्रोजन, पौधों के लिए मिट्टी में जा रही है। तो ये नाइट्रोजन जो वायुमंडल वाली नाइट्रोजन थी वो दो प्रकारों से, बिजली द्वारा और सूक्ष्म जीवों द्वारा कहां चली गई? मिट्टी में चली गई, नाइट्रोजन के यौगिक बन गए उनके, और वो जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजनों को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना, जीवाणु ये काम करते हैं। और ये कहां आ जाती है? मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक ये मिट्टी में आ गई। दो प्रकार से आई वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है, दो प्रकार से, एक तो बिजली चमकने से और एक जीवाणुओं द्वारा। इन दो प्रकारों से कहां आ गई? ये आ गई मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों में, यानी मिट्टी में आ गई वो नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में। अब यहां से एक तो, अब देखो यहां से जो ये कहां जा रही है, एक तो जा रही है सीधी ऊपर, पौधों द्वारा अवशोषण। पौधे जमीन में से इनका अवशोषण करते हैं और पौधों को जब कोई जंतु खाते हैं तो ये उन जंतुओं में आ जाती है। और जंतु जब उत्सर्जन करते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं और या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके द्वारा, उनके मलमूत्र से भी और उनके मरे हुए शरीर से भी जो नाइट्रोजन के पदार्थ है वो कहाँ आ जाते हैं? वापस मिट्टी में आ जाते हैं। कुछ तो वापस मिट्टी में आ जाते हैं और कुछ जो है, कुछ हिस्सा जो है, ये जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक है, ये जीवाणुओं द्वारा वापस गैसीय अवस्था में, यानी वापस वायुमंडल में ये नाइट्रोजन आ जाती है। हालांकि लिखित में जो आया था उसमें तो आया था कि कुछ हिस्सा तो मरने के बाद में इसमें मिट्टी में मिल जाता है और कुछ ऊपर चला जाता है। तो यहाँ एक एरो और देना चाहिए था, ये एक तो नीचे आ गया, एक एरो ऊपर वाले में भी मिला देना चाहिए था, तो ये लिखी हुई बात और ये चक्र दोनों सेम हो जाते। तो ये यहाँ पर ये जो चक्र बनाया हुआ है कि वायुमंडल वाली जो नाइट्रोजन है वो घूम फिर के वापस नाइट्रोजन वायुमंडल में ही आ जाती है। ये जो चक्र बन गया एक, इसको नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न भी करना चाहिए आपको,
और इसको एक्सप्लेन भी करने की आपकी पोजीशन होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टुडे द लेसन सेकंड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने ये लेसन सेकंड कंप्लीट कर लिया है। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन मैं ये जो इसके खास बिंदु है ये छोड़ रहा हूं जानबूझ के, ताकि जब अगली बार जब हम क्वेश्चन आंसर करें तो पहले अपन इनको पढ़ेंगे तो सारी लेसन की एक समरी अपने माइंड में रिकॉल हो जाएगी, वापस याद आ जाएगा, पूरी मेन बातें याद आ जाएगी। तो अपन क्वेश्चन आंसर करने में अपने को इजीनेस रहेगी, आसानी रहेगी। तो इसलिए हम लोग इसको इन बिंदुओं को छोड़ रहे हैं अगले वीडियो के लिए, ताकि अगले वीडियो में हम ये खास बातें भी पढ़ सकें इस लेसन की और इसके क्वेश्चन आंसर कर सकें। यहाँ कुछ ये प्रमुख शब्द हैं, इनको जरूर हम पढ़ लेते हैं। शैवाल क्या होते हैं? जो काई जो होती है अपने ये पानी के अंदर जो हरी हरी काई जमी हुई रहती है, शैवाल होते हैं। प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, किसी भी रोग से लड़ने के लिए उनके विपरीत, उनको मारने के लिए कुछ खास तरीके के कोशिकाएं तैयार होती है अपनी बॉडी में, उनको प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहते हैं। सॉरी, इसमें प्रतिजैविक जो है, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाइयों को लेकर के है, जो शरीर में डिजीज रोगाणु आते हैं, रोग पैदा करने वाले, उनको मारने के लिए जो दवाइयां दी जाती है तो वो प्रतिजैविक कहलाती है। और प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडी कहते हैं इसको, जो अपने शरीर में तैयार होती है उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं तैयार होती है उनको मारने के लिए, वो प्रतिरक्षी कहलाती है। प्रतिजैविक जो बाहर से दी जाते हैं, यानी जो एंटीबायोटिक दवाइयां होती है वो प्रतिजैविक है, और प्रतिरक्षी अंदर से बॉडी में तैयार होते हैं। जीवाणु जो होते हैं वो छोटे बहुत सूक्ष्म जीव हैं, जो जीव कह सकते हैं, सबसे छोटे जीव जो आंखों से दिखते नहीं है उनको जीवाणु कहते हैं। वाहक यानी किसी चीज को लेकर जाने वाला जो होता है वो वाहक कहलाता है, जैसे रोगों का वाहक यानी रोगों को लेकर जाने वाला। संक्रामक रोग जो एक दूसरे से टचिंग से फैलते हैं, संक्रमण से फैलते हैं, वो संक्रामक रोग होते हैं। किण्वन की क्रिया जो है वो कुछ चीजों में जीवाणु पैदा हो जाते हैं, इससे वो चीज जो है वो सड़ने लगती है और उसमें कुछ बदलाव हो जाते हैं रासायनिक रूप से, तो ये क्रिया किण्वन की क्रिया कहलाती है। शराब वगैरह भी इसी क्रिया से बनती है। कवक जो होते हैं फंजाई कहते हैं, जो फफूंद आ जाती है कई जगहों पर, वो कवक के कारण होती है। तो इसको, या जो कुकुरमुत्ते उग जाते हैं, सांप की छतरी है, वो भी एक तरह की कवक है, तो ये कवक कहलाते हैं, ये भी सूक्ष्म जीव हैं। लैक्टोबैसिलस जो है वो दही में जो जीवाणु होते हैं, जो दही जमाने का कारण बनते हैं, जिनके कारण से दही जमता है, वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो ऐसे जीव होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते हैं, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। नाइट्रोजन चक्र अभी अपन ने पढ़ा ही है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन जमीन में जाकर, पौधों में जाकर, जीवों में जाकर वापस वायुमंडल में ही मिल जाती है, इस चक्र को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडल की नाइट्रोजन का जमीन में नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदल जाना, इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पाश्चरीकरण, ये लुई पाश्चर ने एक विधि खोजी थी जिसमें वस्तु को गर्म करना और ठंडा करते हैं, फिर उसको पैक कर देते हैं तो वो खराब नहीं होती, उसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इस क्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। रोग जनक जो होते हैं, रोगों को जन्म पैदा करने वाली जो चीजें होती है वो रोग जनक होती है। परिरक्षण का, यानी किसी चीज को खराब होने से बचाना, उसको परिरक्षण कहते हैं। प्रोटोजोआ भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, तो ये भी एक सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी है। राइजोबियम वो जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं, जो लेग्यूमिनस, जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। टीका जो होता है, जिसको इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं, टीका एक तरह के मृत जीवाणु होते हैं जो कि अपनी बॉडी में, मृत या निष्क्रिय जीवाणु होते हैं किसी भी रोग के, जो अपनी बॉडी में डाले जाते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर उनसे लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है, और असली जब रोग के जीवाणु आते हैं, तो रोगाणु आते हैं, तो वो उनको भी मार देते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो प्रतिरक्षी बनते हैं वो। तो यहाँ पर टीका मतलब ऐसी एक दवाई है जो एक बार टीका जब किसी का लग जाता है किसी भी रोग का, तो वो रोग फिर जीवन में कभी नहीं होता है, क्योंकि उस रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। विषाणु जो है, जिसको वायरस कहते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है,
तो ये भी एक सूक्ष्म जीव का ही प्रकार है। हालांकि पूर्ण रूप से इसको सजीव नहीं माना जाता है, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है, लेकिन ये भी एक सूक्ष्म है, सूक्ष्म ऑब्जेक्ट जरूर कह सकते हैं इसको, कुछ मात्रा में सजीव भी है। यीस्ट जो है ये भी एक सूक्ष्म जीव ये सूक्ष्म जीव है जो कि चीज़ों में खमीर उत्पन्न करता है, यानी उनको फुला देता है। कई चीज़ें जैसे ब्रेड है, केक बनाते हैं तो यीस्ट का पाउडर डाल देते हैं तो वो अपनी संख्या बढ़ा करके और उसको फुला देता है, उसको यीस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन की जो कुछ खास शब्द आए थे वो अभी इसको एक बार अपन ने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके खास बिंदु और इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और इस लेसन को भी कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू एंड बाय।